हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर, जो केवल और केवल बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। आज मैं आपको आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 की तैयारी के लिए सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का 800 प्लस मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के सीरीज का छठा क्लास करवाने वाला हूँ। इसके मैंने पहले के 5 क्लास करवा दिए हैं, मतलब मैंने इसमें 400 क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। क्योंकि मैं आपको एक क्लास में 80 क्वेश्चंस करवाता हूँ, तो 5 क्लास में आपके 400 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं और आगे के 5 क्लास में मैं आपको 400 क्वेश्चंस और करवा दूंगा। ये 800 क्वेश्चंस मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि ये क्वेश्चंस क्वेश्चन बैंक और मॉडल सेट से लिए गए हैं। ये क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं, इसलिए इन क्वेश्चंस की वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा। अगर आप इसके पहले के 5 के क्लास के वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक सोशल साइंस 800 प्लस इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के प्लेलिस्ट में जाकर इसके अन्य वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा। मैं लास्ट में आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि आप इन एक एक प्रश्नों को रट जाइए। 100% आपको आपके एग्ज़ाम में जो 40 क्वेश्चंस आपको बनाना होगा वो इन्हीं में से देखने को मिल जाएगा। सोशल साइंस का जो आपका एनुअल एग्ज़ाम होगा 2024 का, अगर आप उसकी अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन को जरूर विजिट कीजिएगा। वहाँ पर आपको अन्य सब्जेक्ट्स के भी वीडियोज़ मिल जाएंगे। तो अगर आपको इन क्वेश्चंस का आंसर पता है तो आप लाइव चैट में आंसर देते हुए चलिएगा, और अगर आपके लिए ये क्वेश्चंस नए हैं तो आप ध्यान से समझते हुए चलिएगा। और इसका आंसर सहित PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था? मेजरी ने, हिटलर ने, बिस्मार्क ने या फिर विलियम ने? तो जो रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किया था वह बिस्मार्क ने किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिस्मार्क ने। रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? यह बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है और क्वेश्चन बैंक में भी रिपीटेड क्वेश्चन है कि जो लेनिन था उसकी मृत्यु कब हुई थी? 1921 में, 22 में, 23 में या फिर 1924 ईस्वी में? तो जो लेनिन की मृत्यु हुई थी वह 1924 ईस्वी में हुई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लेनिन की मृत्यु कब हुई? तो लेनिन की मृत्यु 1924 में हुई थी। दास कैपिटल के लेखक कौन थे? ये एक पुस्तक है दास कैपिटल, और पूछा यह जा रहा है कि इसके रचनाकार कौन थे, इसके लेखक कौन थे, मतलब ये पुस्तक किसने लिखी थी? मैक्सिम गोर्की ने, लियो टोल्स्टॉय ने, कोल मार्क्स ने या फिर ट्रास्टस्की ने? तो जो दास कैपिटल है, इस दास कैपिटल पुस्तक के जो रचयिता हैं कार्ल मार्क्स हैं। कार्ल मार्क्स ने इस पुस्तक की रचना की थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दास कैपिटल के लेखक कौन थे? तो दास कैपिटल के लेखक कार्ल मार्क्स थे। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? रूस में एक प्रथा चलती हुई आ रही थी, कृषक दास प्रथा, अर्थात जो कृषि करने वाले व्यक्ति होते थे उनको अपने यहाँ दास बनाकर उनसे काम करवाया जाता था। तो इस प्रथा का जो अंत हुआ था वह कब हुआ था? 1861 में, 1862 में, 60 में या फिर 1870 ईस्वी में? तो जो रूस में कृषक दास प्रथा का अंत हुआ था वह 1861 ईस्वी में हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो रूस में कृषक दास प्रथा का अंत 1861 ईस्वी में हुआ। जेनेवा समझौता कब हुआ? यह जो जेनेवा समझौता है यह कब हुआ था? 1946 में, 1950 में, 1954 में या फिर 1956 ईस्वी में? तो यह जो जेनेवा समझौता वाला क्वेश्चन यह बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखने की जेनेवा समझौता कब हुआ था? तो यह 1954 ईस्वी में हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जेनेवा समझौता 1954 ईस्वी में हुआ था। वियतनाम में टोंकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? यह कल नहीं स्कूल होना चाहिए था। वियतनाम में एक टोंकिन फ्री स्कूल की स्थापना की गई थी। तो उस स्कूल की स्थापना किस ईस्वी को हुई थी? 1907 में, 1908 में, 1910 में या फिर 1911 ईस्वी में? तो वियतनाम में जो टोंकिन फ्री स्कूल की स्थापना की गई थी वह 1907 ईस्वी में हुई थी। और 1907 के डेट से आपको एक क्वेश्चन और याद रखना है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी अर्थात टिस्को की स्थापना भी 1907 ईस्वी में ही हुई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। टोंकिन फ्री स्कूल की स्थापना 1907 ईस्वी में हुई थी। रंपा विद्रोह कब हुआ था? यह जो रंपा विद्रोह था यह कब हुआ था? 1916 में, 17 में, 18 में या फिर 1919 ईस्वी में? तो रंपा विद्रोह 1916 ईस्वी में हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रंपा विद्रोह 1916 ईस्वी में हुआ था। स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? जो स्वराज पार्टी बनाई गई थी तो उस पार्टी के जो अध्यक्ष थे वे कौन थे? मोतीलाल नेहरू,
बाल गंगाधर तिलक, चित्तरंजन दास या फिर एनी बेसेंट। तो स्वराज पार्टी के जो अध्यक्ष थे वे चित्तरंजन दास थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वराज पार्टी के अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। शिपनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? शिपनिंग जेनी एक यंत्र का नाम है और पूछा जा रहा है कि इस यंत्र का जो आविष्कार हुआ था वह कब हुआ था? 1967 में, 1770 में, 1773 में या फिर 1775 ईस्वी में? तो जो शिपनिंग जेनी का आविष्कार हुआ था वह 1770 ईस्वी में हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शिपनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? तो शिपनिंग जेनी का आविष्कार 1770 ईस्वी में हुआ था। औद्योगिकीकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया था? मतलब जो औद्योगिकीकरण का शुरुआत आया था, जब सभी जगह उद्योग फैलने लगा था, उसका प्रचार प्रसार बढ़ने लगा था, तो उसने इनमें से किसके स्वरूप को गहन रूप से, बहुत मुख्य रूप से प्रभावित किया था? ग्रामीणीकरण के स्वरूप को, शहरीकरण के स्वरूप को, कस्बों के स्वरूप को या फिर बंदरगाहों के स्वरूप को? तो जो शहरीकरण है, मतलब शहरों में औद्योगिकीकरण की शुरुआत हुई थी, तो शहरीकरण का ही औद्योगिकीकरण ने बहुत ही गहन रूप से प्रभावित किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शहरीकरण के। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी? यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको हम आपको इंपॉर्टेंट कहते हुए चल रहे हैं उस क्वेश्चन को आपको और भी अच्छे से याद रखना है। यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी? 1990 के दशक में, 1970 के दशक में, 1960 के दशक में या फिर 1980 के दशक में? तो जो भूमंडलीकरण की शुरुआत हुई थी वह 1990 के दशक में हुई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भूमंडलीकरण की शुरुआत कब हुई थी? तो 1990 के दशक में हुई थी। भारत में पहला छापखाना किन लोगों ने लगाया था? जो भारत में पहला छापा खाना लगा था, मतलब पहला प्रिंटिंग करने वाला, मुद्रण करने वाला जो यंत्र लगा था, वह किन लोगों ने लगाया था? पुर्तगालियों ने लगाया था, डचों ने लगाया था, फ्रांसीसियों ने या फिर अंग्रेजों ने? तो भारत में जो सबसे पहला छापाखाना लगाया गया था वह पुर्तगालियों ने लगाया था, क्योंकि भारत में जो आने वाले प्रथम व्यापारी थे, प्रथम विदेशी थे, वे पुर्तगाली ही थे और उन्होंने ही पहला छापाखाना भी भारत में लगाया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत में पहला छापाखाना पुर्तगालियों ने लगाया था। सत्ता में साझेदारी का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने वाला राष्ट्र कौन सा है? अर्थात ये 4 राष्ट्रों का नाम दिया गया, 4 देश का नाम दिया गया और पूछा जा रहा है कि सत्ता में साझेदारी का जो अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करता है वह इनमें से कौन सा राष्ट्र करता है? पाकिस्तान, श्रीलंका, बेल्जियम या फिर यूगोस्लाविया? तो यह बेल्जियम जो देश है, यही बेल्जियम राष्ट्र सत्ता में साझेदारी का एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बेल्जियम। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है, अर्थात अगर आप अपने मन में क्षेत्रवाद की भावना को रखते हैं तो इससे किस प्रकार का आपके मन में कुपरिणाम होगा? अपने क्षेत्र से लगाव होगा, राष्ट्रहित होगा, राष्ट्रीय एकता होगा या फिर अलगाववाद होगा? तो आप क्षेत्रवाद की भावना अपने मन में रखिएगा तो आपको एक दूसरे के प्रति अलगाववाद की भावना उत्पन्न होने लगेगी। तो क्षेत्रवाद की भावना का एक यही कुपरिणाम है कि अलगाववाद इससे उत्पन्न हो जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अलगाववाद। मैक्सिको ओलंपिक का आयोजन किस वर्ष हुआ था? यह जो मैक्सिको में ओलंपिक का आयोजन किया गया था, यह किस वर्ष किया गया था? 1965 में, 66 में, 68 में या फिर 1970 ईस्वी में? तो मैक्सिको में जो ओलंपिक आयोजन हुआ था वह 1968 ईस्वी में हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1968 में। भारत में संविधान के 8वीं सूची के अनुसार कितनी भाषा को मान्यता प्राप्त है? यह एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपको याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है और यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की जो 8वीं सूची थी, उस सूची के अनुसार भारत की कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? 16 भाषा को, 22 भाषा को, 20 भाषा को या फिर 25 भाषा को? तो भारत की मतलब मान्यता जो प्राप्त है, भारत में सिर्फ और सिर्फ 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 22 भाषाओं को भारत के संविधान में 8वीं सूची के अनुसार मान्यता प्राप्त है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 22। बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं, जो बिहार में पंचायती राज संस्थाएं वे कितनी स्तरीय हैं? 1 स्तरीय, 2 स्तरीय, 3 स्तरीय या फिर 4 स्तरीय हैं? तो बिहार में जो पंचायती राज स्तरीय हैं संस्थाएं वे 3 स्तरीय हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिहार में जो पंचायती राज संस्था है वह 3 स्तर पर होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3 स्तरीय। किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? अर्थात इनमें से ऐसा कौन सा देश है जिस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, अर्थात वहाँ लोकतंत्र नहीं है? पाकिस्तान में, भारत में, बांग्लादेश में या फिर ब्रिटेन में? तो भारत में तो आप जानते हैं कि बहुदलीय व्यवस्था है, बांग्लादेश में भी है और पाकिस्तान में भी है, लेकिन ब्रिटेन एक ऐसा देश है जिस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ब्रिटेन। बांग्लादेश नामक नया देश का निर्माण कब हुआ था? यह जो बांग्लादेश आप देश का नाम सुनते हैं, तो इस देश का जो निर्माण हुआ था वह कब हुआ था? 1947 में, 1965 में, 1971 में या फिर 1975 ईस्वी में? तो बांग्लादेश देश का जो निर्माण हुआ था वह 1971 ईस्वी में हुआ था। इससे पहले यह अस्तित्व में नहीं था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बांग्लादेश नामक नया देश का निर्माण 1971 ईस्वी में हुआ था। भारतीय लोकतंत्र है, यह जो भारतीय लोकतंत्र है क्या है? एक सफल लोकतंत्र है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, दोनों एवं भी, मतलब भारतीय लोकतंत्र भी है और सबसे बड़ा लोकतंत्र भी है, या फिर एक असफल लोकतंत्र है? तो आप जानते हैं कि भारतीय लोकतंत्र एक सफल लोकतंत्र भी है और विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारतीय लोकतंत्र ऑप्शन नंबर सी, ए एवं बी दोनों है।
15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? मतलब कि जब 15वीं लोकसभा चुनाव हुआ था तो उस चुनाव से पहले लोकसभा में जो महिलाओं की भागीदारी थी वह कितनी प्रतिशत थी? 10%, 15%, 33% या फिर 50%? तो 15वीं लोकसभा से पूर्व लोकसभा में जो महिलाओं की भागीदारी थी वह बहुत ही कम थी, अर्थात 10% थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 10%। सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। और क्वेश्चन सबसे पहले यह पूछा जाता है कि सूचना का अधिकार आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो सूचना का अधिकार आंदोलन 2005 ईस्वी में हुआ था। तो यह जो आंदोलन हुआ था यह कहाँ हुआ था? राजस्थान में, दिल्ली में, तमिलनाडु में या फिर बिहार में? तो इस आंदोलन की जो शुरुआत की गई थी वह राजस्थान से की गई थी। इस आंदोलन का मतलब ये था शुरुआत करने का कि सरकार जनता के लिए क्या कार्य करती है, क्या कार्य नहीं करती है, उनका सूचना जनता को मिलना चाहिए, इसीलिए सूचना का अधिकार आंदोलन चलाया गया था। यह आंदोलन 2005 ईस्वी में राजस्थान से शुरू हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राजस्थान से। किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? जैसा कि आप जानते हैं कि द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र और प्राथमिक क्षेत्र 3 प्रकार के क्षेत्र होते हैं। तो द्वितीयक क्षेत्र इनमें से किसे कहा जाता है? सेवा क्षेत्र को, कृषि क्षेत्र को, उद्योग क्षेत्र को, या फिर इनमें से किसी प्रकार के क्षेत्र को नहीं? तो जो कृषि क्षेत्र है उसको तो प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, लेकिन जो उद्योग क्षेत्र है इसी को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उद्योग क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। नीति आयोग, जो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है वह कौन होता है? तो क्वेश्चन यह भी आता है कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, या फिर यह भी आ सकता है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों का मतलब एक ही होता है, नीति मतलब योजना, योजना मतलब नीति। तो जो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है वह कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर राज्यपाल? तो योजना आयोग का अध्यक्ष सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक उसी राज्य का होता है जो राज्य विकसित होता है। तो भारत विकसित भी होना चाहिए और उस राज्य में जनसंख्या कम होना चाहिए। तो कम जनसंख्या पर जो आय होगी वह सर्वाधिक हो जाएगी। तो भारत का किस राज्य में सबसे कम जनसंख्या, वह भी इस क्वेश्चन के अनुसार अपन अंदाजा लगा सकते हैं। बिहार में, पंजाब में, गोवा में या फिर हरियाणा में? तो जो गोवा राज्य है भारत का, यही सबसे छोटा राज्य है और यही जनसंख्या कम होती है, इसीलिए यहाँ का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत के गोवा राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है? अर्थात अगर किसी देश की, अगर किसी राज्य की जो राष्ट्रीय आय है वह बहुत अधिक है तो वह क्या कहलाएगा? विकसित कहलाएगा, अविकसित कहलाएगा, अर्धविकसित कहलाएगा या फिर इनमें से कोई नहीं कहलाएगा? तो जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होगी वह देश विकसित कहलाएगा, क्योंकि वहाँ के लोगों के पास आय अधिक होगी इसलिए वे विकसित होंगे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विकसित। निम्न में से कौन सा मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है? मतलब इनमें से ऐसा कौन सा मुद्रा का रूप है जो कि आधुनिक रूप नहीं है? तो मुद्रा से रिलेटेड यहाँ करेंसी की बात की जा रही है, हमारे पैसे की बात की जा रही है। तो वस्तु मुद्रा नहीं है, जमा मुद्रा, ड्राफ्ट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जमा ड्राफ्ट तो है, लेकिन जो वस्तु मुद्रा है यह आधुनिक रूप नहीं है, प्राचीन रूप है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वस्तु मुद्रा। आजकल मुद्रा का कौन स्वरूप अधिक प्रचलन में है? मतलब आज ऐसा मुद्रा का कौन स्वरूप है, करेंसी का ऐसा कौन स्वरूप है जो कि सबसे अधिक प्रचलन में है? धात्विक मुद्रा, सोने के सिक्के, पत्र मुद्रा या फिर उपयुक्त सभी? तो आप जानते हैं कि जो हमारा नोट होता है पत्र का होता है, एक कागज का होता है। तो आजकल जो चल रहा है अधिक प्रचलन में वह पत्र मुद्रा चल रहा है, करेंसी नोट चल रहा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पत्र मुद्रा। वित्तीय संस्थाओं में किन संस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है? मतलब कि वित्तीय संस्थाओं में इनमें से किन संस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है? व्यावसायिक बैंक को, सहकारी साख समितियों को या फिर बीमा कंपनियों को या फिर इनमें सभी को? तो जो वित्तीय संस्थाएं होती है उनमें जो संस्थाओं को शामिल किया जाता है वे सभी की सभी संस्थाओं को सम्मिलित कर दिया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें सभी। सर्वप्रथम व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? मतलब जो सबसे पहले व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था वह कब किया गया था? 1966 में, 1980 में, 1969 में या फिर 1975 ईस्वी में? तो सर्वप्रथम व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 ईस्वी में किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1969 ईस्वी में। भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? 2 वर्गों में, 4 वर्गों में, 6 वर्गों में या फिर 8 वर्गों में? तो मतलब कि जो भारत का सेवा क्षेत्र है उसको सामान्यतः कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? तो उसको सामान्यतः 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2 वर्गों में। उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन की शुरुआत किस देश में हुई थी? यह एक आंदोलन था उपभोक्ता जागरूकता। तो इस आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वह किस देश में हुई थी? सर्वप्रथम
इंग्लैंड में, चीन में, जापान में या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका में? तो इस आंदोलन की शुरुआत सबसे पहले इंग्लैंड में हुई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन की शुरुआत इंग्लैंड में हुई थी। इनमें किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? मतलब ये 4 प्रकार का प्राकृतिक संसाधन दिया गया है और पूछा जा रहा है कि इनमें से ऐसा कौन सा प्राकृतिक संसाधन है जिसका भंडार सीमित है, अर्थात अगर आप उसका अधिक उपयोग कीजिएगा तो वह समाप्त हो जाएगा और उसको बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं। तो वह प्राकृतिक संसाधन क्या है? खनिज तेल, सौर ऊर्जा, हवा या फिर पानी? तो आप अच्छे से जानते हैं कि जो सौर ऊर्जा है इसका तो आप जितना चाहें उतना निर्माण कर सकते हैं। हवा भी एकदम अनलिमिटेड है, असीमित है, और पानी तो 97% हमारे पृथ्वी पर पानी ही है, इसलिए हमारी पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। तो बच गया खनिज तेल। खनिज तेल जैसे कि पेट्रोलियम, जैसे कि कोयला हो गया खनिज से रिलेटेड। तो खनिज तेल एक ऐसा भंडार है, एक ऐसा प्राकृतिक संसाधन है जिसका भंडार सीमित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। खनिज तेल प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? यह क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है और रिपीटेड क्वेश्चन है। आपको इसको अच्छे से याद रखना है कि जो भाखड़ा नांगल परियोजना यह किस नदी पर बनाई गई थी? नर्मदा नदी पर, झेलम नदी पर, सतलज नदी पर या फिर व्यास नदी पर? तो जो भाखड़ा नांगल परियोजना है यह सतलज नदी पर बनाई गई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सतलज नदी पर। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। इसमें हम आपको जितने क्वेश्चन करवाते हैं सभी के सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट ही है, इसलिए आपको सभी क्वेश्चन को याद रखना है कि जो काली मिट्टी है उसका दूसरा नाम क्या है? बलुई मृदा, रेगुर मृदा, लाल मृदा या फिर पर्वतीय मृदा? तो काली मिट्टी को रेगुर मृदा अर्थात रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो रेगुर मृदा है। और अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे भी आपको ऐसी वीडियोज़ की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? मतलब जो भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था वह कहाँ किया गया था? तारापुर में, नरौरा में, कलपक्का में या फिर राणा प्रताप सागर में? तो भारत का जो पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र है वह तारापुर में स्थित है। और क्वेश्चन यह भी आता है कि तारापुर कहाँ स्थित है? तो तारापुर महाराष्ट्र अर्थात मुंबई में स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र तारापुर में स्थित है। भारत के किस राज्य में सोपानी खेती प्रचलित है? तो सोपानी कहा जाता है सीढ़ीनुमा खेती को, मतलब कि सीढ़ी बना हुआ रहता है खेतों में और उस सीढ़ियों पर खेती की जाती है। तो यह जो खेती है किस राज्य में प्रचलित है? बिहार में, पंजाब में, हरियाणा में या फिर उत्तराखंड में? तो आप जानते हैं कि जो हमारा उत्तराखंड राज्य है वह पहाड़ों वाला राज्य है, इसीलिए वहाँ सीढ़ीनुमा खेती प्रचलित है। यहाँ सोपानी कृषि की चलाई जाती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत के सीढ़ीनुमा जो खेती प्रचलित है वह उत्तराखंड राज्य में प्रचलित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्तराखंड। विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? भारत, चीन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका या फिर श्रीलंका? तो आप जानते हैं कि भारत में अगर पूछा जाए कि चाय का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है तो असम हो जाएगा। और अगर पूरे विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश पूछा जाए तो वह भारत होगा। भारत पूरे विश्व में चाय का उत्पादन करने में और निर्यात करने में प्रथम स्थान पर है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? जो उत्तर भारत का मैनचेस्टर है वह कौन से शहर को कहा जाता है? सूरत को, लखनऊ को, कानपुर को या फिर नोएडा को? तो जो हमारा उत्तर भारत है उस उत्तर भारत का जो मैनचेस्टर कहा जाता है वह कानपुर को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कानपुर। इसके बाद आपका इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में होता है? सीमेंट उद्योग में, जूट उद्योग में, चीनी उद्योग में या फिर एल्यूमिनियम उद्योग में? तो इस क्वेश्चन को आपको भूलना नहीं है, यह बहुत ज़्यादा ईजी और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो चूना पत्थर का उपयोग होता है वह सीमेंट उद्योग में होता है। सीमेंट उद्योग का ये कच्चा माल चूना पत्थर होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सीमेंट उद्योग में। तो नदियों में बाढ़ आने का जो प्रमुख कारण होता है वह वर्षा की अधिकता होता है। बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, कोई जल की अधिकता को टिक कर देता है, कोई नदी की तली में अवसाद का जमाव को टिक कर देता है, लेकिन सभी ऑप्शन वे गलत हो जाएंगे। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ वर्षा की अधिकता के कारण नदियों में बाढ़ आती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वर्षा की अधिकता ही आपको सही मारना है। इस क्वेश्चन में आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? अर्थात वैसा क्षेत्र जिसमें भूकंप आने की संभावना रहती है तो वहाँ जो भवन बनाए जाते हैं उसकी आकृति कैसी होनी चाहिए? अंडाकार, त्रिभुजाकार, चौकोर या फिर आयताकार? तो भूकंप संभावित क्षेत्रों में जो भवनों की आकृति होनी चाहिए वह आयताकार होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आयताकार। ब्रेस्ट लिटोवस्की की संधि किन देशों के बीच हुई थी? यह जो ब्रेस्ट लिटोवस्की की संधि हुई थी वह किन दो देशों के बीच हुई थी? रूस और इटली के बीच, रूस और फ्रांस के बीच, रूस और इंग्लैंड के बीच या फिर रूस और जर्मनी के बीच? तो यह जो ब्रेस्ट लिटोवस्की की संधि थी यह रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रूस और जर्मनी देश के बीच ब्रेस्ट लिटोवस्की की संधि हुई थी।
मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? यह क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है और क्वेश्चन बैंक में रिपीटेड क्वेश्चन है कि जो मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच समझौता हुआ था, उस समझौता को किस नाम से जाना जाता है? तितसन समझौता, कैंटन समझौता, होचिमिन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो उस समझौता को हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। तो हनोई समझौता तो इस ऑप्शन में है ही नहीं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से कोई भी नहीं फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाले समझौता के नाम से जाना जाता है। पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? 1929 लाहौर के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव पारित हुआ था, 1933 कलकत्ता में, 1931 कराची में या फिर 1924 बेलगांव में। तो पूर्ण स्वराज्य की मांग का जो प्रस्ताव कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था वह 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1929 लाहौर। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? जो वल्लभ भाई पटेल थे उनको सरदार वल्लभ भाई पटेल कहा जाता है क्योंकि उनको सरदार की उपाधि दी गई थी। तो जो सरदार की उपाधि उनको दी गई थी वह किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? बारदोली किसान आंदोलन, अहमदाबाद किसान आंदोलन, खेड़ा किसान आंदोलन या फिर चंपारण किसान आंदोलन? तो जो बारदोली किसान आंदोलन था उसी बारदोली किसान आंदोलन में बारदोली की महिलाओं ने ही वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बारदोली किसान आंदोलन में। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? यह जो डेट वाला क्वेश्चन है, डेट वाले क्वेश्चन में यह क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है और इस बार भी जरूर पूछा जाएगा कि भारत के लिए जो पहला फैक्ट्री एक्ट पारित हुआ था वह कब हुआ था? 1838 में, 58 में, 81 में या फिर 1911 ईस्वी में? तो जो भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट पारित हुआ था वह 1881 ईस्वी में हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1881 ईस्वी में। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सही श्रमिक वर्ग मारे, मध्यम वर्ग या फिर कृषक वर्ग या फिर सभी वर्ग। तो आपको कभी भी इसमें कंफ्यूज नहीं है, पूंजीपति वर्ग के द्वारा हमेशा जो शोषण हुआ है वह सिर्फ और सिर्फ कृषक वर्ग का हुआ है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पूंजीपति वर्ग के द्वारा कृषक वर्ग का शोषण हुआ है। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? जो आधुनिक युग में इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में जो होने वाली सबसे बड़ी क्रांति थी वह कौन सी क्रांति थी? वाणिज्यिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति, साम्यवादी क्रांति या फिर भौगोलिक खोज? तो यह जो औद्योगिक क्रांति थी, औद्योगिक क्रांति ही सबसे बड़ी होने वाली अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में क्रांति थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, औद्योगिक क्रांति। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी? 1990 के दशक में, 60 के दशक में, 70 के दशक में या फिर 1980 के दशक में? तो जो भूमंडलीकरण की शुरुआत हुई थी वह 1990 के दशक में हुई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भूमंडलीकरण की शुरुआत 1990 के दशक में हुई थी। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? जो गुटेनबर्ग थे उन्होंने ही सबसे पहली पुस्तक की छपाई की थी। तो जो उस पुस्तक की छपाई की थी उस पुस्तक का नाम क्या था? वह कौन सी पुस्तक थी? कुरान थी, गीता थी, हदीस थी या फिर बाइबिल थी? तो गुटेनबर्ग के सर्वप्रथम जो पुस्तक की छपाई की थी वह बाइबिल पुस्तक थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम बाइबिल पुस्तक की छपाई की थी। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन भी है कि जो विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत हुई थी, मुद्रण का मतलब होता है टाइपिंग, प्रिंटिंग। जो टाइपिंग की शुरुआत हुई थी वह सबसे पहले कहाँ हुई थी? भारत में, जापान में, चीन में या फिर अमेरिका में? तो पूरे विश्व में जो मुद्रण की शुरुआत है सर्वप्रथम चीन में हुई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत चीन में हुई थी। मेंढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है? मतलब ऐसा कौन सा रसायन है जो कि मेंढक की प्रजनन प्रक्रिया को ही बाधित कर देता है? बेंजीन, यूरिया, एंड्रीन या फिर फास्फोरस? तो यह जो एंड्रीन रसायन है यही मेंढक की प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एंड्रीन। बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? मतलब कि बिहार में जो अति जल दोहन हो रहा है उस अति जल दोहन से भूमिगत जल में ऐसा कौन सा तत्व है जिसका संकेंद्रण बढ़ा है? फ्लोराइड का, क्लोराइड का, आर्सेनिक का या फिर लोह का? तो इसमें जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आर्सेनिक। बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में आर्सेनिक तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आर्सेनिक। संविधान की धारा 21 का संबंध है, जो संविधान की धारा 21 है उसका संबंध किससे है? वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण से है, मृदा संरक्षण से है, जल संसाधन के संरक्षण से या फिर खनिज संपदा संरक्षण से है? तो जो संविधान की धारा 21 है उसका संबंध वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से है, वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधन की सुरक्षा से है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो इस क्वेश्चन को आपको याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सबसे पहले क्वेश्चन यह भी पूछा जाता है कि वन का सबसे अधिक विस्तार भारत के किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश राज्य में। और सिर्फ बिहार में पूछा जाए कि बिहार में ऐसा कितना प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र है जितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है, अर्थात वन है 15%, 20%, 10% या फिर 7%। तो बिहार के सिर्फ 7% क्षेत्र में ही, भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है, अर्थात वन का विस्तार है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 7%। एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? जो एल्यूमिनियम होती है उसको बनाने के लिए इनमें से कौन सी खनिज है जिसकी आवश्यकता पड़ती है? मैंगनीज की, टीन की, लोहा की या फिर बॉक्साइट की? तो एल्यूमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट खनिज की आवश्यकता पड़ती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बॉक्साइट।
भारत में किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है? मतलब भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की, सौर ऊर्जा के उत्पादन की सबसे अधिक संभावनाएं हैं? असम में, अरुणाचल प्रदेश में, राजस्थान में या फिर मेघालय में? तो जो भारत का राजस्थान राज्य है, इसी राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है, क्योंकि राजस्थान में बहुत सारी मरुस्थल पाई जाती है, रेगिस्तान पाया जाता है, थार रेगिस्तान, सहारा मरुस्थल। तो ये जो राजस्थान है, इसमें सौर ऊर्जा बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलती है और वहाँ सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजस्थान। निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? अर्थात इन चारों में से ऐसा कौन सा उद्योग है जो कि एक छोटे पैमाने का, छोटे स्तर का उद्योग है? चीनी उद्योग, कागज उद्योग, खिलौना उद्योग या फिर विद्युत उपकरण उद्योग? तो विद्युत उपकरण उद्योग बड़े पैमाने का, चीनी उद्योग और कागज उद्योग भी। लेकिन ये जो खिलौना उद्योग है, यह एक छोटे पैमाने का उद्योग है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खिलौना उद्योग एक छोटे पैमाने का उद्योग है। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं? अर्थात देश में ऐसा कितना विशेष आर्थिक क्षेत्र है जो कि विकसित है? 10, 7, 15 या फिर 5? तो देश में कुल 10 ऐसे विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं जो कि विकसित हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी ए हो जाएगा, 10। बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? मतलब बिहार का जो सीमा है, उस बिहार के सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? 6283 किलोमीटर, 5283 किलोमीटर, 7283 किलोमीटर या फिर 8500 किलोमीटर? तो जो बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई है वह 6283 किलोमीटर है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 6283 किलोमीटर। तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? अर्थात तल चिन्ह एक प्रक्रिया का नाम है, एक तरीका का नाम है, एक अनुभव का नाम है। तो यह जो तल चिन्ह है, इसकी सहायता से जो स्थान विशेष की ऊंचाई की मापी होती है, उस विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहते हैं? स्थानिक ऊंचाई, विशेष ऊंचाई, समोच्च रेखा या फिर त्रिकोणमितीय स्टेशन? तो तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को स्थानिक ऊंचाई कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, स्थानिक ऊंचाई। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? बिहार में जो संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया गया था वह किसके द्वारा किया गया था? मोरारजी देसाई के द्वारा, नीतीश कुमार, इंदिरा गांधी या फिर जयप्रकाश नारायण के द्वारा? तो बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण के द्वारा। नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? यह जो नर्मदा घाटी परियोजना है, यह किन किन राज्यों से संबंधित है? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक से, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब से या फिर गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से? तो यह जो नर्मदा घाटी परियोजना है, यह गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्यों से संबंधित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? अर्थात इनमें से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? सरकार को, न्यायपालिका को, संविधान को या फिर राजनीतिक दल को? तो जो लोकतंत्र का प्राण माना जाता है वह राजनीतिक दल को माना जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजनीतिक दल को। श्रीलंका के बहुसंख्यक समुदाय की भाषा है। जो श्रीलंका की बहुसंख्यक समुदाय है उसकी भाषा क्या है? हिंदी है, तमिल है, सिंहली या फिर फ्रेंच है? तो आप जानते हैं कि श्रीलंका के बहुसंख्यक समुदाय की जो भाषा है वह सिंहली भाषा है, क्योंकि श्रीलंका में सिंहली भाषा ही बोली जाती है और वहाँ की बहुसंख्यक समुदाय सिंहली भाषा ही बोलती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिंहली। एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है? मतलब अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स का ऐसा कौन सा क्षेत्र, ऐसा कौन सा फील्ड है जिस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र या फिर इनमें से सभी? तो आप अच्छे से जानते हैं, प्राथमिक क्षेत्र तो कृषि क्षेत्र को कहा जाता है, द्वितीय क्षेत्र उद्योग क्षेत्र को कहा जाता है, तो बच गया तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र ही सेवा क्षेत्र को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तृतीय क्षेत्र। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1990 में, 91 में, 95 या फिर 1997 ईस्वी में? तो जो विश्व व्यापार, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WT की स्थापना कब हुई थी? यह भी क्वेश्चन इसको दो तरीकों से पूछा जा सकता है। पहला यह कि WTO की स्थापना कब हुई थी, अर्थात वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो दोनों क्वेश्चन एक ही है, आपको सिर्फ कंफ्यूज नहीं होना है। तो विश्व व्यापार की जो संगठन की स्थापना हुई थी वह 1995 ईस्वी में हुई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1995 ईस्वी में। सबसे पहली भूमिगत रेल कब बनी थी? जो सबसे पहली भूमिगत रेल बनी थी वह कब बनी थी? 1863 में, 64 में, 65 में या फिर 1866 ईस्वी में? तो सबसे पहली जो भूमिगत रेल बनी थी वह 1863 ईस्वी में बनी थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1863 ईस्वी में। और अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आगे भी आपको ऐसी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिरमिटिया किसे कहा जाता है? जो गिरमिटिया है वह किन्हें कहा जाता है? अनुबंधित मजदूर को, रोगियों को, छिपकली को या फिर अंग्रेजों को? तो जो गिरमिटिया है वह अनुबंधित मजदूर को कहा जाता है। एक क्वेश्चन भी आ जाता है कि गिरमिटिया कहाँ से आते हैं? तो गिरमिटिया पश्चिमी क्षेत्र से आते हैं। तो गिरमिटिया किसे कहा जाता है? तो अनुबंधित मजदूर को। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुबंधित मजदूर को। मुद्रण तकनीक का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? मुद्रण तकनीक, इससे पहले हमने आपको पढ़ाया था एक क्वेश्चन, सेम वही क्वेश्चन है, बस इसको पूछने का तरीका अलग है, अंदाजा अलग है। तो जो मुद्रण तकनीक है, जो टाइपिंग है, जो प्रिंटिंग है, उसकी शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? भारत में, चीन में, इंग्लैंड में, फिर इटली में? तो इससे पहले हमने आपको बताया था, जल्दी से टाइप कीजिए कि मुद्रण तकनीक का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो चीन में हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चीन में।
अल हिलाल का संपादन किसने किया था? मौलाना आज़ाद ने, महात्मा गांधी ने, मे अली जिन्ना ने या फिर मोकैफ ने? तो जो अल हिलाल का संपादन किया गया था वह मौलाना आज़ाद ने किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा मौलाना आज़ाद ने। रूसी क्रांति के समय वहाँ का शासक कौन था? मतलब जो रूसी क्रांति चल रही थी तो उस रूसी क्रांति के समय रूस का शासक कौन था? जार्ज पंचम, गागरिन, जार निकोलस द्वितीय या फिर जार निकोलस प्रथम? तो रूसी क्रांति के समय वहाँ का शासक जार निकोलस द्वितीय था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जार निकोलस द्वितीय। सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच जो युद्ध हुआ था वह कहाँ हुआ था? सेडान में, सेडेना में, साइडान में या फिर फ्रैंकफर्ट में? तो जो सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध हुआ था वह सेडान में हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेडान में। वार एंड पीस किसकी रचना है? यह क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो इंग्लिश में भी पूछा जाता है और सोशल साइंस में भी। तो अभी हम सोशल साइंस पढ़ रहे हैं तो सोशल साइंस का यह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि वार एंड पीस किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स की, टोल्स्टॉय की, दोस्तोयेव्स्की की या फिर एंजेलिन की? तो जो वार एंड पीस रचना है वह लियो टोल्स्टॉय किया था, टोल्स्टॉय की। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वार एंड पीस किसकी रचना है? तो वार एंड पीस ऑप्शन नंबर बी टोल्स्टॉय की रचना है। वियतनाम में टोंकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? 1907 में, 8 में, 10 में या फिर 1911 ईस्वी में? तो जब टिस्को की स्थापना हुई थी उसी वर्ष टोंकिन फ्री स्कूल की भी स्थापना हुई थी, मतलब कि 1907 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1907 ईस्वी में। रंपा विद्रोह कब हुआ था? 16 में, 17 में, 18 में या फिर 1919 ईस्वी में? तो जो रंपा विद्रोह हुआ था यह 1916 ईस्वी में हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रंपा विद्रोह 1916 ईस्वी में हुआ था। जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना कब की थी? इससे पहले हमने आपको इसका आंसर बता दिया है। जिस दिन टोंकिन फ्री स्कूल की स्थापना हुई थी उसी दिन इसकी भी हुई थी, क्योंकि जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन स्टील कंपनी को शॉर्ट फॉर्म में टिस्को कहा जाता है। टिस्को का फुल फॉर्म होता है टाटा आयरन स्टील कंपनी। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 54 में, 7 में, 1915 में, फिर 1923 ईस्वी में? तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1907 ईस्वी में हुई थी और इसी वर्ष टोंकिन फ्री स्कूल की भी स्थापना हुई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1907 ईस्वी में। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? अर्थात इनमें से ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें मरुस्थलीय मृदा का विस्तार सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, कर्नाटक में, फिर महाराष्ट्र में? तो आप जानते हैं कि मरुस्थल सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में देखने को मिलते हैं, तो वहीं इसका मृदा का विस्तार है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजस्थान में। इसके बाद आपका इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? यह क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का मंदिर देश के बांधों को किसने कहा था? महात्मा गांधी ने, स्वामी विवेकानंद ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने या फिर पंडित नेहरू ने? तो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने ही इस पंक्ति को कहा था कि देश के बांधो भारत का मंदिर है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पंडित नेहरू। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।